जय हिंद दोस्तों। मैंने एएफपीपी फंड पर पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था। उस पर 1.5 लाख व्यूज आए। इसका अर्थ है कि लोगों को वीडियो पसंद आया। लेकिन बहुत से सैनिकों के ऐसे कमेंट्स भी आए कि वो मेरी बात से सहमत नहीं हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने विचार आप पर थोपना चाहता हूँ। उद्देश्य ये है कि आप मेरे विचार पर चर्चा करें, डिबेट यानी बहस करें और फिर वो एक्शन लें जो आपको सही लगे। पैसा आपका है और आपको पूरा पूरा हक है कि आप उसे अपनी मर्जी से इन्वेस्ट या खर्च करें। तो इस वीडियो को बनाते समय मैंने आपके दो सबसे बड़े ऑब्जेक्शंस को ध्यान में रखा है। वो दो ऑब्जेक्शन और उन पर मेरा जवाब इस प्रकार है। नंबर 1 ऑब्जेक्शन। बहुत से लोगों ने लिखा, साहब एएफपीपी में इंटरेस्ट है 7.1%, उसमें से 4% तो इन्फ्लेशन खा जाती है, तो हमें इफेक्टिवली केवल 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। तो आपका ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन्फ्लेशन से ना तो आज तक कोई बचा है और ना कोई बच पाएगा। ये इकोनॉमिक्स का पहला सिद्धांत है। इस ऑब्जेक्शन पर मेरा जवाब ये है कि एएफपीपी उन लोगों के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ्टी और शांति चाहते हैं और उस शांति के लिए उन्हें थोड़ा कम रिटर्न एक्सेप्टेबल है। मैं भी उन लोगों में शामिल हूं। अगर आपको नॉलेज है और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जमीन खरीदने और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे इस वीडियो का महत्वपूर्ण मैसेज ये नहीं है कि आप कहां सेव करें। महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि आप सेव करें जरूर। तो मैंने पिछले साल के कैलकुलेटर में एक चेंज किया है। आज मैं जो कैलकुलेटर आपको दिखाऊंगा उसमें आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए जो आपको सही लगता है और कैलकुलेटर दिखा देगा कि आपकी सेविंग समय के साथ कैसे बढ़ेगी। उस कैलकुलेटर को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसे डाउनलोड करके अपनी पसंद के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और नंबर 2 ऑब्जेक्शन। कुछ लोगों ने लिखा है कि साहब सिपाही की नौकरी है 17 साल, आप कैलकुलेटर दिखा रहे हो 30 साल का। तो दोस्तों, इस बात में कोई दम नहीं है। जब आप 17 साल की नौकरी के बाद घर जाते हैं तो आपकी एज होती है करीब 38 साल, 38 ईयर्स। तो 38 साल की एज में आप घर थोड़ी बैठ जाएंगे। हर कोई 55 से 60 साल की एज तक तो काम करेगा ही, चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस। इसलिए 30 साल की सेविंग का कैलकुलेटर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे आपके दो ऑब्जेक्शन और मेरा जवाब। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रोनाल्ड रीड की कहानी से। इस कहानी में पैसे को ग्रो करने के दो राज छुपे हैं। चलिए देखें वो दो राज क्या हैं। रीड साहब अमेरिका में रहते थे। उनकी मृत्यु हुई 2014 में जब उनकी उम्र थी 92 ईयर्स, 92 साल। जब मृत्यु के बाद उनकी विल को पढ़ा गया तो पता चला कि उनके अकाउंट में टोटल $8 मिलियन यानी करीब 64 करोड़ रुपए थे, 64 करोड़ रुपीस। रीड साहब ने उनमें से 20 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़े थे और बाकी 44 करोड़ लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। आपको क्या लगता है इतना पैसा सेव करने के लिए रीड साहब किस नौकरी में रहे होंगे? कॉलेज में प्रोफेसर, ऑफिस में मैनेजर या कोई बिजनेसमैन? नहीं, वास्तव में रीड साहब ने अपने जीवन काल में 42 साल, 42 इयर्स काम किया था। 25 साल तक वो एक कार गैरेज में मैकेनिक थे और बाकी 17 साल एक मार्केट में सफाई कर्मचारी थे। 2014 में अमेरिका में करीब 30 लाख लोगों की डेथ हुई। उन 30 लाख लोगों में से केवल 4,000 लोगों के अकाउंट में 64 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा थे। रीड साहब कार मैकेनिक और सफाई कर्मचारी उन 4,000 लोगों में से एक थे। लेकिन उनकी सफलता का राज क्या था? क्या उन्हें स्टॉक मार्केट की बहुत नॉलेज थी? क्या वो सुबह से शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठकर स्टॉक ट्रेडिंग करते थे? या उन्होंने ढेर सारे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हुए थे? नहीं, रीड साहब 92 साल तक जिए। उन 92 सालों में फालतू का कोई खर्च नहीं किया और उनका पैसा समय के साथ बढ़ता चला गया। तो उनकी सफलता के दो बहुमूल्य राज थे, समय और डिसिप्लिन। और ये दो सिद्धांत सेम रहेंगे
चाहे आप पैसा एएफपीपी में डालें, म्यूचुअल फंड्स में डालें या जमीन खरीदें। कोई साधु बाबा कहें कि बेटा अगर 9 शादियां कर लोगे तो बच्चा 1 महीने में हो जाएगा, तो जाहिर है वो झूठ बोल रहा है। बच्चा बनने में तो 9 महीने लगेंगे ही। वैसे ही आपको बहुत से फाइनेंशियल साधु बाबा मिलेंगे जो 20% और 25% रिटर्न की बात करेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतना ज्यादा रिटर्न कमाना ऑलमोस्ट असंभव है। बहुत ही कम लोगों के पास वो नॉलेज है जो 20 साल तक लगातार इतना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। मैं 1 साल या 2 साल या 3 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 20 से 30 साल तक की। बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद क्यों सारे लोग 20% और 25% की बात करते हैं? क्यों लंबे समय की बात कोई नहीं करता? वो इसलिए कि 20% सुनकर अच्छा लगता है, सेक्सी लगता है। 20% रिटर्न यानी 3.5 साल में पैसा डबल। तो टीवी में ऐड आती है कि एक लड़के को 1 लाख रुपए इनाम मिल रहे हैं और उससे सवाल पूछा जा रहा है कि इस पैसे का क्या करोगे? तो वो कहता है ग्रो करूंगा। उसके कहने का अर्थ है कि मोबाइल ऐप पर ट्रेडिंग करूंगा और हर साल 20% रिटर्न कमाऊंगा। अगर इतना आसान होता तो कोई काम क्यों करता? ना तो आप फौज में काम करते, ना दुकानदार दुकान चलाता और ना मैं बैठकर ये यूट्यूब वीडियो बनाता। हम सभी सुबह टीवी के सामने बैठकर बिजनेस न्यूज़ देखते और स्टॉक ट्रेडिंग करके पैसे बना लेते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना गलत है, लेकिन यह कहना सरासर गलत है कि साल दर साल स्टॉक मार्केट में हमें 15 से 20% का रिटर्न मिलता रहेगा। दूसरी ओर एएफपीपी फंड में इंटरेस्ट रेट है 7.1%। सेक्सी नहीं है, लेकिन फिक्स्ड है और सेफ है। यह इंटरेस्ट मार्केट के जोखिमों के अधीन नहीं है। सरकार ने कह दिया कि 7.1% मिलेगा तो मतलब मिलेगा। आज की कैलकुलेशन देखने से पहले अपना उदाहरण देता हूं। मैं दिसंबर 1995 में ऑफिसर बना। तब मेरी बेसिक पे थी 2300 रुपए, 2300 रुपीज, और डीए मिलाकर टोटल सैलरी थी 5800 रुपए, 5800 रुपीज। मेरी पहली पोस्टिंग थी नॉर्थ सिक्किम में। वहां कुछ 1000 से 1200 रुपए हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता था, जो कि उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा अपनी बेसिक पे के बराबर फंड कटवाना है, बाकी पैसों से मौज करो। लेकिन जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ती है अपना फंड भी बढ़ाते रहना। तो मैंने वही किया। 22 साल बाद जब मैं सितंबर 2017 में रिटायर हुआ तो मेरा फंड था 1,20,00,000 रुपए। मेरे कोर्समेट्स जिन्होंने ये तरीका अपनाया है और जो 34 साल 34 इयर्स नौकरी करके जा रहे हैं, उनके फंड में कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए होंगे। और ये अमाउंट है जब हमने शुरुआत की थी सिर्फ 2300 रुपए, 2300 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से। और आज की डेट में 3 से 4 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो ये थी थ्योरी। अब प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि आज जो सिपाही फौज ज्वाइन कर रहा है वो एएफपीपी फंड या कहीं और इन्वेस्ट करता है तो वो पैसे कैसे ग्रो कर सकता है। उसके लिए ये आ गई मेरी गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये सेविंग प्लान है सिपाही पवार का। सिपाही पवार 1 जनवरी 2026 को एनरोल हुए हैं और वो हर महीने एएफपीपी में 10,000 रुपए कटवाते हैं या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में हर महीने 10,000 रुपए सेव करते हैं, ये उनकी मर्जी है। लेफ्ट वाली टेबल में हमने उनकी पे दिखाई हुई है जो कि 60% डीए को मिला के 43,040 रुपीज है। उसमें से वो 10,000 रुपए सेव कर रहे हैं और उसके बाद हर साल उस सेविंग को हर 1 जनवरी को 6% बढ़ाते चले जाते हैं। तो पहले साल जो उन्होंने सेविंग की है 1,20,000 रुपए की, उन्हें ग्रो करने के लिए मिलेंगे 30 इयर्स 2055 तक। तो उनका अमाउंट हो जाएगा उस 30 इयर्स के बाद 9,39,432 रुपीज। अगले साल जब वो सेव करेंगे 10,600 रुपए 6% बढ़ाने के बाद, यानी साल भर में 1,27,200 रुपए, उनको ग्रो करने के लिए 29 साल मिलेंगे, 29 इयर्स। तो वो ग्रो करके कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 9,29,783 रुपए। और इसी तरह से ये नीचे चलता रहेगा टेबल 2055 तक। तो अब देखें कि 2055 तक इस टेबल में क्या चलेगा। तो उसके लिए अगले टेबल में आते हैं और इसके अंदर मैंने पूरी लंबी टेबल दिखाई है 2026 से लेकर 2055 तक की। तो अगर पवार 1 जनवरी 2026 को
10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है और उसके बाद हर साल 1 जनवरी को 6% बढ़ाता चला जाता है, तो 1 जनवरी 2055 को उसके पास कितना अमाउंट होगा 30 साल के बाद? 2,43,61,000 रुपए, करीब करीब 2,44 लाख रुपीस। अभी देखेंगे इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, पर यह तब है जब वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और 6% बढ़ाते चले जाता है। अभी हम सिपाही बलविंदर का केस लेते हैं। सेम टेबल है, सिर्फ बलविंदर और पवार में यह फर्क है कि बलविंदर कहता है कि मैं 10,000 रुपए से ही शुरू करूंगा, पर क्योंकि मुझे करीब करीब 6% का डीए इंक्रीज मिलता है हर साल और 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो इसलिए मैं 6% नहीं, मैं हर साल 10% अपना सेविंग को बढ़ाऊंगा। तो वो पहले साल हर महीने 10,000 सेव करते हैं, दूसरे साल 11,000 सेव करते हैं, तीसरे साल फिर उसको 10% बढ़ाते हैं और उसको कर देते हैं 12,100। तो ये उनके लिए टेबल है। अब इसमें देखते हैं कि उनके पास 2055 में कितने पैसे होंगे। तो क्योंकि उन्होंने 6% की जगह 10% हर साल बढ़ाया था, उनका कॉर्पस हो जाएगा 4,26,00,000 रुपए, करीब करीब 4.25 करोड़ रुपए। अभी यहां पर मेरे पास और लोगों के कमेंट आए थे कि 2055 में 4.25 करोड़ की वैल्यू तो बहुत कम रह जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, पर उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, करना तो आपने ही है। मैं तो आपको टेबल दिखा सकता हूं, टेबल के अंदर पैसे मैं नहीं डाल सकता। तो उस अमाउंट को बढ़ाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, इस इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो जमीन खरीदूंगा या म्यूचुअल फंड में डालूंगा, वहां मुझे 30 साल तक कम से कम 10% तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। तो ठीक है, अभी आपका 4.25 करोड़ रुपए था, अभी हम इसको 10% करते हैं और नीचे चल के देखते हैं कि अमाउंट कितना हो गया। तो वो हो गया 6.25 करोड़ रुपए। अब आप इसी के अंदर बोल सकते हैं कि नहीं भाई 10% भी कम है, आप ये 12 लगा के चलिए, तो मैं इसको 12 कर देता हूं और फिर हो जाएगा ये 8,40,00,000 रुपए। हालांकि इस कैलकुलेटर में आप कोई भी परसेंटेज डाल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न की, पर 12% से ऊपर 30 साल तक सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो इससे ऊपर लगा के मत चलिए, वरना आपकी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये था बढ़ाने का कि आप 8,40,00,000 रुपए अगर चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए से स्टार्ट करना है, हर साल उसको 10% बढ़ाना है और आपको 12% रेट ऑफ रिटर्न हर साल चाहिए होगा, ताकि आपके पास 1 जनवरी 2055 को 8,41,00,000 रुपए करीब करीब हों। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए मैं रेट ऑफ रिटर्न को सेम रखूंगा। ये इस केस में बलविंदर कहता है कि नहीं भाई, मैं म्यूचुअल फंड या जमीन में नहीं डालना चाहता हूं, मैं एएफपीपी में ही डालूंगा। तो हमने उस रेट ऑफ रिटर्न को वापस 7.1 कर दिया। तो दूसरा ऑप्शन है कि सेविंग को बढ़ाना है। तो बलविंदर कहता है कि मैं 10,000 से नहीं, मैं 15,000 से स्टार्ट करूंगा। तो हम इसको 15,000 कर देते हैं। अब 15,000 के बाद हर साल वो 10% और बढ़ते चले जाएगा। तो अब देखते हैं कि कितना अमाउंट हो जाएगा। तो ये अमाउंट हो गया 6,40,00,000 रुपए। 4.25 करोड़ से करीब 2 करोड़ बढ़ गया, क्योंकि उसने अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और बाई चांस अगर कोई ऐसा है जिसकी जिम्मेवारियां कम है और वो बोलता है कि नहीं, मैं 15 नहीं, मैं 20,000 जमा कर सकता हूं, तो 20,000 इस अमाउंट को करेंगे तो वो हो जाएगा 8,52,00,000 रुपए। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप सेविंग बढ़ा सकते हैं या रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले सार बता देता हूं, और सार है एक्शन। अगर वीडियो देख लिया और कोई एक्शन नहीं लिया तो मेरा भी टाइम वेस्ट और आपका भी टाइम वेस्ट। तो ये एक्शन लेना है। नंबर 1, अगर आप आज भर्ती हो रहे हैं तो कम से कम 10,000 रुपए सेव करना शुरू करें, चाहे एएफपीपी फंड में, चाहे कहीं और। अगर 15,000 रुपए सेव कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 10,000 रुपए। नंबर 2, हर साल 1 जनवरी को सेविंग को 10% बढ़ा दें, 10%। नंबर 3, 8th पे कमीशन आने के बाद जितने परसेंट पे बढ़े उतने परसेंट सेविंग को बढ़ा देना है। अगर पे 20% बढ़ती है तो सेविंग 10,000 से 12,000 कर देनी है। नंबर 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फंड निकलवाना कभी नहीं है। और अंत में नंबर 5, ये उन सैनिक भाइयों के लिए है जो 5 साल, 10 साल या 15 साल नौकरी कर चुके हैं। अगर आपने नौकरी के दौरान सेविंग की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी की है तो आज भी शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। मेरी गणित की नोटबुक को डाउनलोड कीजिए और उसमें कैलकुलेशन करके देखिए कि आपको रिटायरमेंट के समय जो पैसा चाहिए उसके लिए आपको हर महीने कितनी सेविंग करनी होगी। आप इंटरनेट पर अवेलेबल कैलकुलेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं वो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं,
क्योंकि जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट का जादू समय में छिपा है। बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितनी जल्दी पैसा सेव करना शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।